हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके अगली वीडियोस में सिलेबस का वन बाय वन स्टेप, वन बाय वन चैप्टर्स समझते चले जाएंगे और उसको देखेंगे, राइट। तो होपिंग यू ऑल आर गुड। तो आज के सिलेबस में हम समझते हैं क्या सिलेबस ग्रामर है। आज की वीडियो में देखें, सबसे पहले समझेंगे हम लेटर, वर्ड और सेंटेंस को। पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही चीज हैं, राइट। यहाँ हमको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही समझना होता है। टेंस, नेक्स्ट हमारा टेंस वर्सेस टाइम। टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। टेंस के अंदर हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों जो है वो चार चार पार्ट्स होते हैं। कुल मिलाकर 12 पार्ट्स हो गए इसके, और TBA। कुल टोटल टेंस के कितने पार्ट्स हो जाते हैं आपके? टोटल 15 होते हैं, 15 होते हैं। उसके बाद जितने भी रिलेटेड टेंस से रिलेटेड जितने एडवांस रूल्स हैं, राइट, उनको समझेंगे। उसके बाद फिर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज समझेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समझेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, प्रीफिक्स, सफिक्स, लेटर, एप्लीकेशन, राइटिंग समझेंगे, प्रिसाइज और एसे राइटिंग्स, राइट। ये हमारे मेजर चैप्टर्स हैं जिनको समझना है। इसके बाद भी और भी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको भी समझेंगे। यहाँ देखना हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम क्या क्या समझेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या? ए, एन और द का यूज समझना, बहुत ही सिंपल छोटा सा चीज है, ठीक, 2 मिनट काम है। उसके बाद फिर नाउन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रोनाउंस कितने होते हैं? 10 और 11 होते हैं भी। एडजेक्टिव कितने होते हैं? 10 होते हैं। वर्ब को काइंड्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके थ्रू भी बहुत चीजें हैं, उसको समझेंगे। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर क्या है वो भी समझेंगे, राइट। ये छोटा सा हमारा सिलेबस है और ये सिलेबस बहुत ही इजी है, बहुत टाइम लगेगा। अगले नेक्स्ट 1 हफ्ते तक हम इन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग के लिए, राइट। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी गई है। ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसका ग्रामर आपको आना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इन तीनों चीजों के लिए आपको ग्रामर बहुत ही जरूरी है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे, सबसे पहले टेंस को समझेंगे, ठीक। उसके पहले देख लेंगे लेटर, वर्ड और सेंटेंस को। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे टेंस पे। तो चलिए, ओके, अब तक हम लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब हम देखते हैं बेसिक टेंस के बेसिक्स को, राइट, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के। तो टेंस के बेसिक को देखेंगे, बहुत ही इजी है। आपको ये कोशिश करना है कि ये रटना नहीं है। हम गलती यही करते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो रटना शुरू कर देते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकल वे में इसको करना है। और प्रैक्टिकल वे में सोचना भी है। और कोई भी चीज़ पढ़िए उसको तुरंत यूज करिए। यूज करने के बाद तुरंत वो चीज़ हमारे जहन में आने लगती है और हम उसको कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हम अपने अंदर अप्लाई करने लगते हैं, इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, और इसकी वजह से चीज़ें हमेशा आने लगती हैं। तो हमको आज से यही करना है, कोई भी सिलेबस पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, कोशिश करिए कि उसको यूज करिए। ओके, आते हैं बेसिक्स देखते हैं। तो टेंस में हमने अब तक समझ लिया है कि टेंस कितने काइंड्स के होते हैं, राइट। 3 होते हैं मेन, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 होते हैं सिंपल में। तो हमको पहले सिंपल टेंस समझना है, उसके बाद हम इसके काइंड्स पे चलेंगे। ओके, सो कम टू द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट्स सिम्टम इज है, हूं एंड हैं। LV का मतलब होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब है कि वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब होती है, 2 होती हैं। यहाँ पे आपको लिंकिंग वर्ब समझना है। जितने भी ये है सिंपल टेंस है तीनों, इन तीनों टेंस में लिंकिंग वर्ब का यूज होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का होता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, तो उनका यूज नहीं करना है। यहाँ आपको लिंकिंग वर्ब करना है। मैं बताऊंगा आगे में कि इनको लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंसेस है। क्लियर? आइए, लिंकिंग वर्ब इसका इज, एम, आर है। एम का यूज करेंगे आई के साथ, इज का यूज हम करेंगे ही, सी, इट और नेम के साथ। वहीं यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। आई को सिंगुलर और प्लूरल दोनों मान सकते हैं। ही, सी, इट और नेम होता है इज, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। यू, वी, दे, ये तीनों प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ हम आर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ये, राइट। लिंकिंग वर्ब यूज करना है,
आई, यू, वी, ही, सी, दे, इट, जितने 7 ये 8 प्रोनाउंस हैं, इनके साथ अलग अलग हम लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। ओके, पास्ट टेंस में चलते हैं सिंपल में। इसका सिम्टम्स क्या होता है? था, थी, थे। इसका मतलब सेंटेंस के अंत में ये सिम्टम्स आएंगे, राइट। लिंकिंग वर्ब क्या है इसकी? वाज और वर है। वाज का यूज हम करते हैं किसके साथ? आई, ही, सी, इट और नेम। नेम मतलब कोई भी नेम आ गया जिसको हम नाउन्स बोलते हैं, तो वो अगर आ जाते हैं तो वहां हम वाज का यूज करेंगे। यू, वी, दे के साथ ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ हम वर्ब यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस में आते हैं सिंपल। इसका सिम्टम्स क्या होगा, होगी और होंगे। लिंक वर्ब क्या इसका है? विल बी और शैल बी। आई और बी के साथ जनरली बुक्स में लिखा रहता है आई और बी के साथ शैल का यूज करना, शैल बी का, और बाकी के साथ विद रेस्ट का मतलब बाकी के साथ जितने भी प्रोनाउन बच रहे हैं एक्सेप्ट आई और वी, उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। क्लियर? ओके, ये तीनों चीज क्लियर होगी। सिम्टम्स देख लिया हमने उसका, और लिंक वर्ब देख लिया, किसके साथ क्या लग रहा है ये भी देख लिया। आगे चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस का। वह एक गरीब लड़का है, यानी वह एक गरीब लड़का है। वह क्या होगा? इसका सब्जेक्ट हो गया, राइट, जिसके बारे में बाकी सेंटेंस बता रहा है, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी का जो सेंटेंस वो प्रेडिकेट होता है, राइट। ये सिंपल, बहुत कुछ समझना नहीं है इसमें। ही इज अ पुअर बॉय, क्लियर है। ही का प्रयोग यहाँ हमने किया है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट नेगेटिव देखते हैं। मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखेंगे आई के साथ हमने बताया ऊपर, आई के साथ आई एम यूज करना है, तो आई एम नॉट योर फ्रेंड, राइट, ये हो गया। इंटीग्रेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है जो एस नो टाइप का होता है। एस नो टाइप का मतलब ये है कि एस नो टाइप में जब कोई आंसर क्वेश्चन करेगा तो हम उसका आंसर एस नो में देते हैं। जैसे देखिए, क्या वे लोग आपके पड़ोसी हैं, तो आंसर आपसे अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन, आप आंसर क्या इसका देंगे? आप कहेंगे हाँ या ना। फर्स्टली यू विल आंसर इन एस आर नो। आप देखेंगे इस तरह सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे? उस टेंस की सहायक क्रिया, जिस टेंस में सेंटेंस लग रहा है उस टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? वे लोग है, यानी प्लूरल है, दे, तो दे के साथ क्या लगा? आर, तो आर को सबसे पहले कर दिया गया है, आर दे योर नेबर्स, राइट। नेक्स्ट दूसरा टाइप सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव में कि ये जो एस नो से नहीं आंसर मिलता है, यानी इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ता है, राइट। देखिए, रवि कहाँ है, आपसे पूछा गया कि वेयर इज रवि, यानी रवि कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ या नहीं कहेंगे, है ना। हाँ, एस या नो नहीं कहेंगे, आप आंसर देंगे डिस्क्रिप्टिव में कि वह घर पे है या मार्केट में है, ऐसा आंसर देंगे। तो देखिए, रवि कहाँ है, तो आपने इसका जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया उसका सीधा सीधा आपको इंग्लिश में यहाँ लिखनी है, वेयर इज रवि, आप ये कर देंगे, वेयर इज रवि। क्लियर हो गया? ये हो गया प्रेजेंट आपका टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल हो गया। पास्ट में आते हैं। पास्ट का सेंटेंस एग्जांपल है, संतोष एक अच्छा कवि था। संतोष एक अच्छा कवि था, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? संतोष है, सिंगुलर है ना, नाम है ना, तो नाम से तुम्हें क्या लगना? वाज को प्रयोग करना, तो संतोष वाज अ गुड पोएट। दूसरा एग्जांपल है, माँ बीमार नहीं थी, नेगेटिव सेंटेंस है, माँ है यानी एक तरह से नाम है ना, एक तरह से नाम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मदर वाज नॉट इल। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये भी यहाँ पे भी वाज लगेगा, ठीक। तीसरा सेंटेंस इंटीग्रेटिव वाले में है, क्या आप अध्यापक थे, यानी ये भी एस या नो वाले आंसर में आ रहा है, राइट। तो इसको करेंगे, क्या आप अध्यापक थे, तो आप लगाया, यानी यू आया है, यू किसमें है? वर्ब ले रहा है अपने साथ, तो वर्ब फिर यू, हेल्पिंग वर्ब आपने लिंकिंग वर्ब लगाया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद आगे वर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरे टाइप में क्या आपने बताया इधर पीछे कि हम मैदान में कब थे, कब आ गया, यानी इसमें एस नो का आंसर नहीं मिलेगा, तब हम क्या करेंगे? इसका इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे, व्हेन, राइट। व्हेन वर्ब हम दिया है ना, हम किस में है? वी, तो वी के साथ हम वर्ब लगाते हैं, क्लियर। व्हेन वर वी इन द फील्ड। क्लियर हो गया तीनों चीजें, दोनों टेंस क्लियर हो गया, नो डाउट। कम टू द नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस क्या है? इसका सिम्टम्स एग्जाम्पल देखते हैं, हम सब एग्जाम्पल देखते हैं। वे असहाय होंगे, वे आया है यानी कि दे का प्रयोग यहाँ पे लिखा गया, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक। बी का मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है होना,
राइट। बी का मतलब होता है होना, ये ध्यान देना है, मेन वर्ब का है। तो वे असहाय होंगे, वे का मीन्स दे विल बी हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स असहाय। नेक्स्ट सेंटेंस है मनोज गलत नहीं होगा, तो मनोज नेम है इसलिए विल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखना है आपको, ध्यान देना है कि यहाँ जो नॉट लगा हुआ है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और बी के बीच में लगा हुआ है। ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि विल इसकी मेन वर्ब है, राइट, मेन लिंकिंग वर्ब इसकी यही है। इसके बाद कोई भी लगा हुआ है वो मेन वर्ब में नहीं आता है, तो इसके बीच में आपको नॉट लगाना है। क्लियर। अगला सेंटेंस है क्या हुआ है अमीर होगी, राइट, होगी। तो ये क्या है इंटरोगेटिव का एस नो टाइप में आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी लिंकिंग वर्ब लगाएंगे, विल सी बी रिच। क्लियर। दूसरे टाइप में क्या, वे वहां क्यों नहीं होंगे, तो वहां क्यों नहीं, इसमें आंसर एस नो नहीं मिल रहा है इसलिए हम इसकी इंग्लिश लिख देंगे विल दे भाई विल दे नॉट बी देयर, राइट, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। इसमें ध्यान देना है कि वाई आपने लगाया इंटरोगेटिव वर्ड, सहायक क्रिया आपने यूज किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर उस पर विल लगा दिया। यानी कि आपको सहायक क्रिया और नॉट के दोनों सहायक क्रिया के बीच में आपको सब्जेक्ट लगाना है। इसको चाहे तो आप पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई ओंट दे बी देयर, ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम आगे कुछ और बेसिक समझते हैं, ठीक है, आगे थोड़ा सा बेसिक और। ओके गाइस, तो अभी तक हमने देखा था टेंस और इसके सिलेबस। अब कुछ बेसिक्स हम और देखते हैं। इस बेसिक्स में क्या समझेंगे हम, लेटर वर्ड सेंटेंस, और कैसे हम सेंटेंस को या सेंटेंस में कैसे वर्ड को हम डिवाइड करते हैं, या सेंटेंस में हम सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ें समझेंगे इसमें, ठीक है। ओके लेट्स कम। सबसे पहले देखना हमको यहाँ पे है कि ये जितनी भी वीडियोस हमारी होंगी यूट्यूब पे सब कुछ फ्री होंगे, ठीक। ये मेरा कोई इसमें ये नहीं है मकसद कि मैं पैसे कमाने के लिए या फिर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उसके लिए नहीं है। बस मेरा मकसद ये है कि जो लोग घर पे अभी हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए ग्रामर सीखने के लिए, राइट। इस मकसद में एक वीडियो बना रहा हूँ। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर या अल्फ़ाबेट्स। लेटर या अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं हम और जानते हैं सब लोग, 26 होते हैं, ठीक। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक वावेल होते हैं जो 5 होते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट जो 21 होते हैं। वावेल्स में कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल्स आपके होते हैं, राइट। और ये 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वैसे ये जो 26 हैं यानी ये 5 और 21 जो है ये ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर है, ऑन द बेस ऑफ स्पीकिंग या अल्फा या फोनेटिक्स बेस पे बहुत से होते हैं अलग, हमको आगे देखेंगे अगर एडवांस पढ़ेंगे तो, राइट। यहाँ पे समझना बस दो होते हैं ना, कॉन्सोनेंट और वावेल, राइट। जैसे ए से लेके जेड तक जितने आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको ही हम आपको लेटर कह सकते हैं या अल्फ़ाबेट कहते हैं। ओके, इसके आगे चलते हैं हम वर्ड पे। वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ अ क्लियर मीनिंग, राइट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ अ क्लियर मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड। फॉर एग्जांपल गर्ल, GIRL, राइट, इसमें 4 लेटर्स हैं और ये ग्रुप बन गया, राइट, और ये ग्रुप बनकर क्या हो गया, वर्ड हो गया। और अगर हम इस वर्ड को इस तरह से लिखते हैं IRGL, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, इट हैज नो मीनिंग, बट दिस वर्ड हैज इट्स मीनिंग, इसका अपनी एक मीनिंग होती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, इसको हम वर्ड कहेंगे। ये क्लियर हो गया, कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, राइट। ये सब पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। आगे चलते हैं, सेंटेंस क्या होता है, लेटर से आपका बना वर्ड, वर्ड से क्या बनेगा आपका सेंटेंस बनेगा। इसका भी लगभग सेम वर्ड की तरह से डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ लेटर था और यहाँ पे वर्ड होगा, यहाँ लेटर था और यहाँ पे वर्ड्स हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ क्लियर मीनिंग, इसकी भी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए सेंटेंस की, वर्ड्स की, राइट। फॉर एग्जाम्पल रामू इज अ गुड बॉय, सेंटेंस क्या है, रामू इज अ गुड बॉय, राइट। ये सेंटेंस क्या है, सीक्वेंस इसका सही है, वर्ड्स भी क्लियर हैं और ये सेंटेंस आपका परफेक्ट भी है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं बॉय गुड और रामू इज, तो इसका कोई भी मीनिंग निकल नहीं पा रहा है, दिस इज वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग,
ये सेंटेंस का सीक्वेंस सही है, वर्डिंग भी सही है, दिस इज व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट द सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस जो रॉन्ग है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये बेसिक्स आपके हैं सेंटेंस के, लेटर्स, वर्ड और फिर सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स हम आगे देखेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं वर्ब को। राइट, प्रीवियस हमने जब टेंस बता रहा था मैं, उसमें देखा था हम लोगों ने कि टेंस में किस तरह से वर्ब जो होता है लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। देखिए, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब का मतलब है कि जब सेंटेंस में ये अप्लाई होता है तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? मेन वर्ब नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस में कहीं भी मेन वर्ब नहीं हो रहा है, यानी कोई भी वर्ब डॉक्टर के द्वारा नहीं हो जा रहा है, इवन केवल डॉक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये लिंकिंग वर्ब होगा, ये इज जो है आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। राइट, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी मेन वर्ब नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ये क्या कर रहा है? विथ मेन वर्ब्स, यानी इनका यूज सेंटेंस में विथ मेन वर्ब के साथ होगा। क्लियर? ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे या ऑक्सिलरेट करेंगे। इसका मतलब हेल्प करेंगे किसका? मेन वर्ब का। और ये क्या कर रहे हैं? ये लिंक कर रहे हैं, केवल सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। राइट, और ये हेल्प कर रहे हैं किसकी? मेन वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ आपने इज लगाया और यहाँ पे भी आपका इज था, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है बताइए। देखिए, यहाँ है इसके इज के बाद आपने मेन वर्ब लगाया, कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा? ही, उसके द्वारा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के साथ जो लगा हुआ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो वर्ब है उसको हम बोलेंगे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डिफरेंशिएट कैसे हो गया? क्लियर हो गया। अब हम ये थोड़ा सा वर्ब देखें, अब इसके आगे और भी वर्ब्स काइंड्स हम आगे देखेंगे, काफी बड़ा इसका पोर्शन है। तो यहाँ पे हमको ये इसलिए बताया मैंने ताकि जो अभी हमने पढ़ा था टेंस को, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी लिंकिंग और हेल्पिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और यहाँ वर्ब, ये भी क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में किस तरह से वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। वो क्या करना है क्वेश्चंस, वो देखते हैं। देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं तब भी सेंटेंस कंप्लीट है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तो। राइट, तो इनको हम सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट, कुछ वर्ड है इससे क्वेश्चन करके, जैसे सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट को पता करना होगा सेंटेंस से, अगर तो हम क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे, किससे? हु से, यानी कौन से। सब्जेक्ट क्या होता है? ये डूअर होता है, ये सब लोग जानते हैं। राइट, ये करता होता है, इसमें भी करता होती है। सेंटेंस में हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। क्लियर? ओके, वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में, अगर हम व्हाट टू डू यानी क्या करना से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इसका हिंदी कर्म होती है। राइट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर सेंटेंस से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा तो हम उस सेंटेंस में ये व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। राइट, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो मिलेगा आंसर वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? ओके, दूसरा है ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये होता है आपका होम से क्वेश्चन करने पर, यानी सेंटेंस में अगर होम से क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जो आंसर वर्ड दे रहा होगा वो वर्ड क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ये चीज और समझना है कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? लिविंग होता है, यानी सजीव होता है। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, यानी निर्जीव होता है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें क्लियर आ गई। पहला नंबर फिर समझ लेंगे, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको ये यूज होगा। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा सेंटेंस से, कोई कितना बड़ा सेंटेंस हो, उससे फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट को हम कौन से क्वेश्चन करेंगे?
वर्ब को पता करने के लिए व्हाट टू डू यानी क्या करना से क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमको व्हाट से क्वेश्चन करना है यानी क्या से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पाने के लिए हम क्वेश्चन किससे करेंगे, होम से क्वेश्चन करेंगे। और ये क्या होगा, ये सजीव होगा और ये निर्जीव होगा। क्लियर, ओके। कम तो एग्जाम्पल ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स थोड़ा क्लियर कर लेंगे, कैसे कैसे समझेंगे तीनों चीजों को, राइट। देखिए सेंटेंस है आपका, आप मुझे किताब देते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन सा, इसमें क्वेश्चन करना आपको है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि आप मुझे किताब देते हैं, तो कौन मुझे किताब देता है, आंसर मिलेगा आप। क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर उसके बाद फिर मुझे को देखना है तो किसे, आप क्या आप किताब देते हैं, किसे देते हैं, मुझे। तो ये क्या हो गया आपका, किसे से क्वेश्चन नहीं मिला आपका, क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा किताब को फाइंड आउट करना है, तो क्या से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ये क्या है, आप मुझे क्या देते हैं, आंसर मिलेगा आपका किताब। तो ये किताब क्या आपकी, ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हमने देखा कि नॉन लिविंग होगा, ये बुक क्या है, नॉन लिविंग है। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या करना से, यानी कि आप मुझे किताब देते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, आंसर मिलेगा देते हैं। आप क्या करते हैं, देते हैं, राइट। क्या देते हैं, किताब को किसे देते हैं, मुझे देते हैं। कौन देता है, आप देते हैं। ये सब चीजें क्लियर हो गई, राइट। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला आंसर देख क्वेश्चन करना है आपको, कौन, तो सब्जेक्ट मिल गया आंसर आपका, यानी कौन मुझे किताब देता है, आंसर मिल गया आप किसे किताब देते हैं, आंसर मिल गया मुझे। आप क्या करते हैं, देते हैं। आप क्या देते हैं, किताब देते हैं, राइट। ये चीजें क्लियर करना, किसी भी सेंटेंस में ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको आप बार बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, राइट। स्लाइड को रोक करके आप देख लीजिएगा। आगे सेंटेंस सेम चीज है, यू क्या आगे सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, कल से हम लोग चीजें और देखेंगे। हो सकेगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर मत करिएगा, कमेंट भी मत करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि आपको कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो मेरी आपको बेनिफिशियल होगी। ओके, थैंक यू।